नमस्कार दोस्तों, 18 मार्च 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहला एडिटोरियल होगा ट्रांसमोग्रीफाइंग अ बेहेमोथ द रेलवेज। बेसिकली रेलवेज की बात हो रही है यहाँ पे, और इस समय पे रेलवे के फाइनेंसेस को लेके यहाँ पे ऑथर क्वेश्चन उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में रेलवेज का एक्सपेंशन कैसे होगा, इस समय पे रेलवेज में हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कोशिश कर रही है सरकार। और सरकार वो अपनी जेब से नहीं कर रही है, सरकार वो मार्केट से उधारी उठा के कर रही है। रेलवेज में बहुत हद तक प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही है, और अब तक रेलवेज में जो एम्प्लॉयज काम करते थे वो एम्प्लॉयज कितने होंगे, उन एम्प्लॉयज को किस प्रकार से रिक्रूट किया जाएगा, खासकर जो ग्रुप ए एलीट एम्प्लॉयज है उनकी बात की जा रही है। तो इस रिस्पेक्ट में रेलवेज के व्यू पॉइंट को लेके, मतलब रेलवेज की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेके, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को लेके, उसके जो अपर स्टाफ है, जैसे जो ग्रुप ए ऑफिसर्स होते हैं रेलवेज के अंदर के, वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे, रेलवेज में प्राइवेटाइजेशन को लेके एक बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट दिया हुआ है। इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। फिर ये जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, WTO के मैकेनिज्म के अंदर क्या रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, इसके ऊपर प्रभास रंजन साहब ने अपना व्यू पॉइंट दिया है। और इस व्यू पॉइंट में उन्होंने हिस्ट्री को कोट किया है। 2014 में जब क्रीमियन पेनिनसुला को कब्जा लिया था रशिया ने यूक्रेन से, तो उस समय पे भी बहुत सी कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। रशिया ने पलट के जवाब दिया था। वो पलट के जवाब लेने में एक डिस्प्यूट गया था WTO में, और इस डिस्प्यूट में WTO ने क्या कहा था, इसको कोट किया यहाँ पे प्रभास रंजन साहब ने। तो कुल मिला के इस समय पे इंटरनेशनली रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, अगर उन सैंक्शंस को WTO के आप व्यू पॉइंट से देखो, ग्लासेस से देखो, तब क्या चीज निकल के आती है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इसको देखेंगे। ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल लगा मुझे, तो मैं डिस्कस करूंगा। फिर भगवंत सिंह मान इस समय पे चीफ मिनिस्टर बन गए पंजाब के, तो इस रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है, इसको डिस्कस करेंगे। और साथ साथ अभी हुआ ये है कि सरकार ने डिसीजन लिया है कि कोविड-19 के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी विद इफेक्ट फ्रॉम 16 मार्च। और ये वैक्सीन कोवैक्सीन नहीं होगी, कॉर्बेवैक्स होगी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कॉर्बेवैक्स पहली बार एडमिनिस्टर की जाएगी किसी के अंदर, और सीधे आप उसको 12 से 14 साल के बच्चों के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हो, जब आपके सामने कोवैक्सीन जैसे एग्जांपल्स हैं जो कि एडल्ट्स को भी दिए जा चुके हैं, 15 से 18 साल के बच्चे को दिए जा सकते हैं। तो वही कोवैक्सीन आप 12 से 14 को दे सकते थे। 12 से 14 साल के बच्चों को आप बिल्कुल ही नई वैक्सीन दे रहे हो कॉर्बेवैक्स नाम की। इससे कुछ मॉरल इश्यूज उठ रहे हैं। वो क्या मॉरल इश्यूज हैं, और खास बात यह है कि ये जो एसेंट दी गई है कि हाँ भाई 12 से 14 साल के बच्चों को आप ये वैक्सीन दो, ये नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन ने अब तक अप्रूवल नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पे अप्रूवल दे दी गई है इस पर्टिकुलर वैक्सीन को, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 12 से 14 साल के बच्चों में। तो इस रिस्पेक्ट में इस न्यूज को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये 4 न्यूज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चारों को यहाँ पे ढंग से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं। ट्रांसमोग्रीफाइंग अ बेहेमोथ द रेलवेज। क्या लिखा हुआ है? देयर इज अ पैराडॉक्स इन द करंट फील गुड इमेज मेकओवर, अ डेफिनिंग साइनेंस ऑन क्रूशियल पॉलिसी इश्यूज। बेसिकली यहाँ पे ऑथर, अगर मैं एक शब्द में बताऊं क्या करने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली ऑथर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि रेलवेज के फाइनेंसेस को लेकर सरकार बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है, बट एक्चुअली में चीजें उतनी अच्छी है नहीं, अंदर से चीजें कुछ अलग हैं, और वो सरकार के स्टेप से पता चल रहा है। ट्रांसमॉग्रीफाइंग का मतलब क्या होता है? मैजिकल तरीके से किसी चीज को ट्रांसफॉर्म कर देना, और मैजिकल तरीके से चीजें जल्दी होती नहीं, ये हम और आप दोनों जानते हैं। तो इसको डिटेल में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। टेलीग्राम ग्रुप में आपको लेक्चर्स की पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे। सपोर्ट के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। तो इंडियन रेलवेज की आज के समय पे एक अच्छी इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अच्छी इमेज कैसी बनाई जा रही है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लॉन्च हुई हैं, बहुत सारी ट्रेनों में विस्टाडोम कोचेस लगाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड के रेलवे के स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, और इन सब चीज़ों को ठीक ठाक मार्केटिंग दी जा रही है न्यूज़ वगैरह में। तो जब ये सब चीज़ें न्यूज़ में आती हैं तो ऐसा लगता है लोगों की भैया रेलवे सेक्टर एक अलग ही प्रकार के ट्रांजिशन में जा रहा है। प्लस एक और चीज है, रेलवे में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन रेलवेज, ये सरकार कर रही है, ठीक है भाई। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि कुछ पॉलिसी पैरामीटर्स अभी भी इशू नहीं है। रेलवेज की फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर अभी भी ठीक तरीके से सवालों का जवाब
नहीं दिया जा रहा है। आगे आने वाले समय में इंडियन रेलवेज के फ्यूचर मैनेजमेंट में जो ऑफिसर्स यहाँ पे रिक्रूट होंगे वो किस प्रकार से रिक्रूट होंगे, कितने फाइनेंशियल बैकग्राउंड के, कितने टेक्निकल बैकग्राउंड के, कितने जर्नलिस्ट बैकग्राउंड के, ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके क्लियर कट जवाब अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। अब इस रिस्पेक्ट में रिसेंटली कुछ ऐसी न्यूज आइटम्स निकल के आए हैं जो कि इन सवालों को उठाते हैं। जैसे रिसेंटली क्या हुआ कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने इंडियन रेलवेज के अकाउंट्स के ऊपर सवाल उठा दिया। 2019-2020 और 2020-21 में जो रेलवे के अकाउंट्स थे उसके ऊपर सवाल उठा दिया गया। 2021-22 की जो रिवाइज्ड स्टैटिस्टिक्स निकल के आया वहां पे क्या बोला गया कि भाई रेलवे जितना पेंशन बांट रहा है उसमें खर्चा हो रहा है 52,500 करोड़ का, लेकिन एक्चुअली में आउटगो अमाउंट कितना दिखाया गया, 49,000 करोड़ दिखाया गया। तो इससे हुआ ये कि जो रेलवेज के अकाउंट थे वो पॉजिटिव 875 करोड़ में नजर आए, लेकिन अगर ये पूरा का पूरा 3,500 रुपए एक्स्ट्रा करोड़ का खर्चा दिखाया जाता तो रेलवे 2375 करोड़ के नुकसान में नजर आता। बेसिकली यहाँ क्या कहने की कोशिश की जा रही है, यहाँ कहने की ये कोशिश की जा रही है कि भारत सरकार ठीक तरीके से रेलवेज के अकाउंट को दिखा नहीं रही है। भारत सरकार बजट एस्टिमेट्स में रेलवे को फाइनेंशियल वायबल दिखाने की कोशिश करती है, बट एक्चुअली में रेलवेज फाइनेंशियल वायबल नहीं है। ये क्लियर कट ऑथर यहाँ पे बोल रहा है। मुझे पता है कि ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज यहाँ पे के बाला केसरी साहब बोल रहे हैं, बट जो कुछ भी यहाँ पे बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में सरकार की गलती को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली इस पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई रेलवेज के फ्यूचर मैनेजमेंट को आप एक्चुअली में किस प्रकार से करना चाहते हो। आज की डेट में रेलवेज की एक ऐसी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें रेलवेज को एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल वायबल डिपार्टमेंट दिखाने की कोशिश की जा रही है। अभी के लिए बहुत सारे लोगों को रेलवेज का हिसाब क्लियर नहीं है, क्या एक रेलवे कॉमर्शियल एंटिटी है या फिर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। पहले तो रेलवेज का बजट अलग आता था, अब तो बजट भी रेलवेज का ओवरऑल जनरल बजट के अंदर ही आता है। तो क्या रेलवे सरकार की डिपार्टमेंट की तरह काम कर रही है या अलग से कॉमर्शियल एंटिटी की तरह काम कर रही है, ये सब चीजों को लेकर एक सवाल उठता है। अच्छा, रेलवेज एक अकेला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है जो कि अपने एम्प्लॉयज की सैलरी को पूरी तरीके से देख लेता है, पेंशन ऑब्लिगेशंस को पूरी तरीके से देख लेता है, अपना खर्चा रेलवेज खुद उठा लेता है। तो अभी के लिए तो इमेज कुछ ऐसी है रेलवेज की कि इसको फाइनेंशियली वायबल कहा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये बोलना है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि सरकार रेलवेज के फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स के साथ खेल रही है और इन फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स के साथ खेलने की वजह से रेलवे का जो असली लॉस है वो हमारे सामने नजर नहीं आता। और उस बीच में रिसेंटली सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि रेलवे में तगड़े इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। सरकार हेवीली इन्वेस्टमेंट कर रही है रेलवेज के ऐसे प्रोजेक्ट में जिनके गेस्टेशन पीरियड्स लंबे हैं, बहुत लंबे समय में इनके रिस्पॉन्सेज आना शुरू होंगे। जैसे रेलवे लाइंस को डबल करना, नई लाइंस बिछाना, जो अभी के लिए जैसे फॉर एग्जांपल लखनऊ टू इलाहाबाद का रूट है रेलवे का, तो लखनऊ के इलाहाबाद के रूट में एक और रेलवे लाइन बिछा देना, ठीक है ना। उसके साथ साथ जितनी भी लाइन्स है उनको 100% इलेक्ट्रीफाई करना कि जहां जहां पे भी रेलवे चल रही है इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। तो इस प्रकार के रेलवे प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने में खतरनाक खर्चा होगा, हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्चा होगा और वो आएगा मार्केट बोरोइंग्स के थ्रू। तो आगे आने वाले समय में अगर रेलवेज के कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए आप लाखों करोड़ रुपया मार्केट से उठा रहे हो तो उस लाखों करोड़ रुपए के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा और ओवरऑल जो यहाँ पे खर्चा निकल के आएगा वो खर्चा कहीं ना कहीं रेलवेज को हैवी लॉसेस में लेके जाएगा और इस पूरे के पूरे खर्चे को चुकाने में रेलवेज को समय लग सकता है। एक बात तो ये बताई जा रही है। दूसरा, रेलवेज की एम्प्लॉयज का जो कमीशन होता है 8th पे कमीशन, वो आएगा लगभग 2025-26 के समय पे। उस समय पे रेलवेज की एम्प्लॉयज की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी और जब वो तनख्वाह बढ़ेगी तब ऑब्वियसली बात है रेलवेज का और खर्चा होगा तो रेलवेज और लॉसेस में जा सकती है। तो इस समय पे रेलवेज को एक फाइनेंशियली वायबल डिपार्टमेंट दिखाना सही नहीं है। आप इसको एक स्पेंडिंग डिपार्टमेंट की तरह दिखाओगे तो चीजें ज्यादा सही रहेंगी। मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि कमा कम रहा है और खर्चा ज्यादा कर रहा है, ठीक है भाई। तो ऑथर एक्चुअली में यहाँ कह रहा है कि अगर आप सच्चे सच्चे सही सही फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स रेलवे के सामने रखते हैं लोगों के, तब ओवरऑल रेलवेज के रिस्पेक्ट में आप अच्छे फाइनेंशियली वायबल डिसीजंस ले पाएंगे, ये बताया जा रहा है। नहीं तो रेलवे एयर इंडिया जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह बन के रह जाएगा जिसमें सरकार एयर इंडिया के लॉसेस बढ़ाती जा रही है, अनसस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स करती जा रही है और फाइनली एयर इंडिया को बेचना पड़ गया टाटा को। हालांकि एयर इंडिया एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है व्हेन कंपेयर टू रेलवेज। रेलवेज मैसिव ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज अ बेहेमोथ। अब इस बीच में रेलवेज को चलाने वाला तबका, जो रेलवेज के एलीट हैं, जो सच में इंडियन रेलवेज को चलाते हैं,
उन लोगों की रिक्रूटमेंट कैसे करी जाएगी। अब इसके लिए दिसंबर 2019 में एक बड़ा ही जबरदस्त डिसीजन लिया गया। अब तक क्या होता था कि रेलवे सर्विस के अंदर 8 ग्रुप ए के कैडर्स होते थे, जिसमें से 5 टेक्निकल कैडर्स होते थे, 3 नॉन टेक्निकल कैडर्स होते थे। जो टेक्निकल कैडर्स होते थे उनका रिक्रूटमेंट होता था इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन से, और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन अब खत्म हो चुका है। और जो नॉन टेक्निकल कैडर्स हैं उनका रिक्रूटमेंट होता था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से, जैसे इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, ये एक नॉन टेक्निकल कैडर हो गया। आईएएस में जो थोड़े नीचे की रैंक्स होती हैं उसमें आईआरटीएस भरता था। तो सरकार ने क्या किया कि ये जो 8 अलग अलग ग्रुप ए सर्विसेज थी इंडियन रेलवेज के अंदर, इनको मिला के मर्ज कर दिया। और सरकार ने बोला कि अब रेलवे का रिक्रूटमेंट एक एग्जाम के थ्रू होगा, और वो है इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज। ये डिसीजन लिया था यूनियन कैबिनेट ने दिसंबर 2019 में, लेकिन 3 साल लग गए इस इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज को बनाने में। और फाइनली आप देखो 9 फरवरी 2022 को सरकार ने नोटिफाई किया कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज बनेगी, और पहले की जो 8 ग्रुप ए ऑफिसर्स थे वो सब कंबाइंडली अब इस आईआरएमएस के अंदर आ जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आईआरएमएस का एक कंबाइंड अलग एग्जाम नहीं होगा। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो कि आईएएस आईपीएस के लिए आप लोग देते हो, उसी के थ्रू आईआरएमएस के रिक्रूटमेंट होंगे। बट एक प्रॉब्लम है, समझिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को एक जर्नलिस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि अगर किसी को टेक्निकली अच्छी पोस्ट पे जाना है तो वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम देता था, या गेट वगैरह का एग्जाम देता था, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह देता था। लेकिन यहाँ पे क्या है अब कि गेट और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम से अलग आपको जर्नलिस्ट सर्विसेज में आना है। आईएएस आईपीएस ने सबको जर्नलिस्ट सर्विस समझा था, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हो गया, ठीक है ना, ओके, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज हो गया, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज हो गया, ये सब जर्नलिस्ट कैडर्स हैं। ये आईएएस यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पहले 8 ग्रुप ए सर्विसेज रेलवेज की, जिसमें से होती थी 5 टेक्निकल, वो मिला के आपने एक सर्विस बना दी। उस सर्विस का रिक्रूटमेंट कर रहे हो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू, और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बेसिकली एक नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन है। हालांकि सीएसई के अंदर टेक्निकल कैडर्स को भी रिक्रूट किया जा सकता है। सीएसई के अंदर ही एक एग्जाम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, और फॉरेस्ट सर्विसेज में स्पेसिफिक आपके कुछ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आगे आने वाले समय में इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज का अलग से एग्जाम नहीं होगा, सीएसई के अंदर ही इनको रिक्रूट किया जाएगा। हाँ, हो सकता है कि रिक्रूटमेंट के अंदर कुछ टेक्निकल पोस्टों के लिए स्पेसिफिक इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को एक रिक्वायरमेंट रख दिया जाए। वो कैसे रखा जाएगा, वो जब एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल आप टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन में रेलवे में किस प्रकार के लोग बैठाना चाहते हो, एक सवाल उठ रहा है। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये उठाई जा रही है कि टोटल जो कैडर स्ट्रेंथ बताई जा रही है आईआरएमएस की, वो कम कर दी गई है। पहले के लिए देखा जाए तो ग्रुप ए कैडर रेलवेज में 8000 से ज्यादा ऑफिसर्स थे। अब बताया जा रहा है कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर 5000 के लगभग ऑफिसर्स होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि रेलवेज के अंदर जो ग्रुप ए ऑफिसर्स काम करते हैं, नंबर ऑफ ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट को बहुत कम किया जा रहा है। मतलब कि रेलवेज में जो टॉप लेवल पे आला अधिकारी बैठे हैं वो कम रिक्रूट किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रेलवेज के मैनेजमेंट के लिए रिक्रूटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिक्रूटमेंट करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि बहुत हद तक सरकार अब रेलवेज की फंक्शनिंग में प्राइवेटाइजेशन लाने की कोशिश कर रही है। और जब बात आएगी प्राइवेटाइजेशन की तो बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बनेंगी, जॉइंट वेंचर्स बनेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे ट्रेन रनिंग, एसेट मेंटेनेंस, स्टेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन, प्रोडक्शन यूनिट्स और मेडिकल सर्विसेज, ये सब प्राइवेट सेक्टर में चली जाएंगी। तो जब ये सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर में चली जाएंगी तो जो भी प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी होगी वो अपने एम्प्लॉयज को यहाँ पे रखेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लखनऊ एयरपोर्ट की बात कर लो या मुंबई एयरपोर्ट की बात कर लो, दोनों अदानी ग्रुप के पास है। तो अब इन एयरपोर्ट्स की मैनेजमेंट में अदानी का स्टाफ आपको नजर आएगा एयरपोर्ट के अंदर, ठीक है ना? आपको सरकारी नौकर नजर नहीं आएंगे, वो प्राइवेट एम्प्लॉयज है। तो उसी प्रकार से रेलवेज के अंदर जो तबका प्राइवेटाइजेशन में चला गया, वहां पे उन प्राइवेट कंपनीज के जो वर्कर्स हैं वो आके काम कर रहे होंगे, ठीक है ना? बचे कुछ जो आप कह लो अरेनाज हैं, वहां पे आपको नजर आएंगे सरकारी एम्प्लॉय जो कि टेक्निकली रेलवेज की सर्विस करने के लिए आए हैं। इसीलिए आप देखो तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर जो नंबर ऑफ ग्रुप ए एम्प्लॉयज है उनकी स्ट्रेंथ को बहुत जबरदस्त तरीके से कम किया गया है।
और ये आपको कहने की जरूरत नहीं, यहाँ लिखा भी नहीं, मैं अलग से बता रहा हूँ कि जो सबॉर्डिनेट स्टाफ काम करता है ना 4800 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे रेलवे के अंदर, उनका नंबर भी आगे आने वाले समय में बहुत कम होने वाला है। मतलब रेलवेज में एक हैवी डाउन साइजिंग होने वाली है नंबर ऑफ जो नौकरियां अवेलेबल होंगी उसमें। मतलब कि हो क्या रहा है सर, यहाँ पे के बाला केसरी साहब कह रहे हैं, के बाला केसरी साहब कह रहे हैं कि क्लियरली लोगों के सामने एक प्रॉपर पॉलिसी नहीं आ पा रही कि सरकार एक्चुअली रेलवेज में करना क्या चाह रही है। एक तरफ पे सरकार यहाँ पे जो रेलवे का सैंक्शनड स्टाफ है उसको कम कर रही है, रेलवेज में रिक्रूट करने का जो तरीका है उसको बदल रही है, तरीका अभी के लिए क्लियर नहीं कि कितना कौन से एग्जाम से लिए जाएंगे, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा, ओवरऑल रेलवेज में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लेकिन उस हैवी इन्वेस्टमेंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की मंगाई जा रही है। अब बहुत ज़्यादा मार्केट से बोरो करके अगर आप रेलवेज में इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग टर्म में रेलवेज कब फीजिबल होगी उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो कुल मिला के इस पूरे आर्टिकल में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं के बाला केसी साहब कि सरकार अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पा रही है कि रेलवे में एक्चुअली में सरकारी पॉलिसी है क्या, किस प्रकार से आप रेलवेज चलाना चाहते हो, कितना उसको आप प्राइवेटाइज करना चाहते हो, किस प्रकार से रेलवेज के आला ऑफिसर को आप रिक्रूट करना चाहते हो, इतना डिले क्यों कर रहे हो पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से सामने रखने में। ये यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं के बाला केसरी साहब। ठीक है भाई, तो ये क्लियर कट हमने यहाँ पे देख लिया, बातचीत कर ली इस आर्टिकल के बारे में। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, मान ऑफ द मूवमेंट। ऑब्वियसली बात है, भगवंत मान साहब की बात हो रही है यहाँ पे। भगवंत मान साहब, मैं तो खैर इनके कॉमेडी की वीडियोस हम लोग देखते थे, अब तो खैर ये सीएम बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर बन गए, 28वें चीफ मिनिस्टर, केवल 48 साल। जी हाँ, 48 साल उम्र कोई कम उम्र नहीं होती, बट सीएम का पद मिलना एक सीनियर पॉलिटिशियन की इमेज के रिस्पेक्ट से 48 साल कम उम्र ही मानी जाएगी। तो 48 साल की उम्र पे ये 28वें चीफ मिनिस्टर बन गए पंजाब के। और जैसे ही आए इन्होंने 3 नारे दिए अपनी चीफ मिनिस्टरशिप को अनाउंस करने के लिए, एक इंकलाब जिंदाबाद, अ कॉल फॉर रेवोल्यूशन, फिर सत श्री अकाल सिख क्लैरियन कॉल, और भारत माता की जय। मतलब नेशनलिज्म, रीजनलिज्म, ये सब कुछ इनकी बातचीत में यहाँ पे नजर आ गया। तो हाई मोरालिटी की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, 117 में से 92 सीटों पे जीते हैं। ज्यादातर जगह पे जो आम आदमी पार्टी के एमएलए जीते हैं, इनका कोई बहुत हैवी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि पंजाब एक ऐसा स्टेट जहाँ पे जो यहाँ के लीडर्स हुआ करते थे, जिनके हाथ में सब कुछ चीजें थी, उनसे निकल के एक ऐसी पार्टी के हाथ में आ गया है जिसका कोई बहुत प्रॉपर बेस पंजाब के अंदर नहीं था। और उसका वजह क्या है? वजह यह है कि लोग त्राहिमाम कर रहे थे, फार्म सेक्टर नीचे की तरफ जा रहा था, इकोलॉजी तबाह हो रही थी, ड्रग अब्यूज सोसाइटी में बढ़ रहा था, स्टेट के फाइनेंसेस के ऊपर खतरा है। तो इस पूरी की पूरी मेस के अंदर एक चेंज की जरूरत थी और वो चेंज यहाँ पे मिल गया। अब भले ही आम आदमी पार्टी को इस प्रकार के स्टेट को चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसने आम आदमी पार्टी को सच में एक मौका दिया है कि वो देश की पार्टी बन सके। इस समय पे देखिए, बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि पूरे देश में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो बीजेपी को टक्कर दे सके। कांग्रेस के प्रेजेंट हालात देख के लग नहीं पा रहा है कि वो ज्यादा समय तक बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी निकल के आई है जो कि पिछले 7 सालों से दिल्ली में पावर में है, उसके बाद उसने पंजाब भी जीता, और अगर ये पंजाब में अच्छी परफॉर्मेंस दे जाते हैं तो नो डाउट ये और स्टेट्स में भी जीतेंगे। और पंजाब में सच में आम आदमी पार्टी का मेटल टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, ये एक यूनियन टेरिटरी नहीं है। और एक बॉर्डर स्टेट्स में लोगों की परेशानियां अलग हैं, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक कंसीडरेशंस होते हैं। तो ऐसे स्टेट में अगर आम आदमी पार्टी अपनी परफॉर्मेंस दे जाती है तो नो डाउट कल की डेट में अगले इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी लोकसभा में भी कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ वोट्स जीत सकती है और बहुत सारे दूसरे स्टेट्स में भी सरकार बना सकती है। क्योंकि देखिए, अल्टरनेटिव हमेशा लोग ढूंढेंगे। डेमोक्रेसी में अल्टरनेटिव्स के लिए हमेशा जगह होती है, अगर वो अल्टरनेटिव्स पोटेंट इनफ है। पंजाब के अंदर ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना ही अकाली दल, कोई भी नहीं पसंद आ रहा था पंजाब के लोगों को, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को मौका दिया। और इस प्रकार के मौके पूरा देश दे सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस दिखती है। तो देखते हैं भगवान मान और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी कैसे यहाँ पे पंजाब के लोगों की मदद कर पाते हैं, सुरक्षा कर पाते हैं। चलिए अगले आर्टिकल तक जाते हैं। अनहेल्दी प्रेसिडेंट, इंडिया मस्ट ट्राई एंड वैक्सीनेट ऑल एज ग्रुप्स बट आफ्टर ड्यू प्रोसेस। देखिए, रिसेंटली कोविड-19 के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में सरकार ने डिसीजन लिया है कि 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको कॉर्बेवैक्स नाम की एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन दी जाएगी 16 मार्च से। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्कूल गोइंग पॉपुलेशन है, इन बच्चों को 12 से 14 साल के बच्चों को यहाँ पे कौन सी वैक्सीन दी जा रही है? कॉर्बेवैक्स। ये एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है।
अब जो प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन होती हैं वो नॉर्मल कर सेफ मानी जाती हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन देना ये एक वल्नरेबल लॉट हो सकता है, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है। तो कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम वाले बच्चों को कम उम्र पे इस प्रकार की वैक्सीन देना और एक ऐसी वैक्सीन देना जिसको अब तक नटागी का अप्रूवल नहीं मिला है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन ने अभी भी इस पर्टिकुलर कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है। तो एक ऐसी वैक्सीन जिसको नटागी का अप्रूवल नहीं मिला है उसको पहले ही अप्रूवल दे देना 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ पे सबसे खास बात यहाँ पे यह है कि अब तक वैक्सीनेशन में दो ही वैक्सीन है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं, एक तो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक भी थी बट वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं रही है। अब कोवैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जो एडल्ट्स में भी दी गई है, 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी दी गई है। तो अगर 12 से 14 साल के बच्चों को अगर कोवैक्सीन दी जाती तो कहीं ना कहीं लोगों को उसके ऊपर भरोसा होता। क्योंकि हमारे देश की एक सिग्निफिकेंट आबादी ने कोवैक्सीन लगवाई है, तो कहीं ना कहीं कोवैक्सीन के ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी और भरोसा थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे कोवैक्सीन को साइड हटा के बिल्कुल ही एक नई वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को यहाँ पे अप्रूवल दे देना, जो कि अभी प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं हुई है, जिसका टेस्टिंग डाटा अभी भी हमारे सामने प्रॉपर तरीके से नहीं आया है, इस बात को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि भाई एक बिल्कुल ही नई वैक्सीन को यहाँ पे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आप इंक्लूड कर रहे हो, कल की डेट में इसके कुछ साइड इफेक्ट्स निकल आते हैं तो वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ सकती है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पे एक रोक लग सकती है, वगैरह वगैरह जैसी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। अच्छा, शुरुआत में कोवैक्सीन के साथ भी ऐसे हुआ था, जब कोवैक्सीन को अप्रूवल मिला था तो कोवैक्सीन की इफेक्टिविटी का डाटा हमारे सामने प्रेजेंट नहीं था, तो बहुत दिनों तक सरकार को और ओवरऑल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया कि एक ऐसी वैक्सीन कोवैक्सीन जिसका प्रॉपर इफेक्टिवनेस का डाटा नहीं है उसको आप अप्रूवल क्यों दे रहे हो। तो लंबे समय तक उस समय पे कोवैक्सीन को क्रिटिसाइज किया गया था। अब कॉर्बेवैक्स को भी आपने अप्रूवल दे दिया जिसका एफिशिएंसी का डाटा नहीं है। तो जब पहले कोवैक्सीन में आपको क्रिटिसाइज किया जा चुका है तो कॉर्बेवैक्स के साथ आप ये टेस्टिंग क्यों कर रहे हो, ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो? पूरी तरीके से भरोसा लाने के बाद ही लोगों को वैक्सीन दो। क्योंकि बात यह है कि सेकेंड वेव और थर्ड वेव ये दोनों वेव्स कोरोना की निकल चुकी हैं। जो फोर्थ नेशनल सेरो प्रेवलेंस सर्वे हुआ था डेल्टा वेरिएंट वाली सेकेंड वेव के बाद, उसके बाद ये पता चला था कि 67.6% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि 10 साल की ज़्यादा की है उनके पास एंटीबॉडीज़ हैं। मतलब 12 से 14 साल के बच्चों के अंदर भी ठीक ठाक एंटीबॉडीज़ थी। उसके बाद ओमिक्रॉन वेव आई तो वहाँ पे भी कुछ 12 साल से 14 साल के बच्चे इन्फेक्ट हुए होंगे। तो अब बच्चों के अंदर भी ठीक ठाक अमाउंट में एंटीबॉडीज़ आ चुकी हैं और इस समय पे ऐसा सच कोई वेव तो है नहीं, ठीक है ना, कि फोर्थ वेव आ रखी हो। सेकंड थर्ड वेव ऑलरेडी निकल चुकी है। तो या तो सेकंड और थर्ड वेव के दौरान आप ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करते जब सच में जरूरत थी। जब ये दोनों वेव्स निकल चुकी हैं और बच्चों के अंदर भी ऐसा बताया जा रहा है कि ठीक ठाक एंटीबॉडीज आ चुकी हैं, तो अब आप यहाँ पे उनको इतनी इमरजेंसी बेसिस पे कॉर्बेवैक्स को अप्रूवल क्यों दे रहे हो? या तो कोवैक्सीन को देते, कोवैक्सीन को तुमने दिया नहीं, बिल्कुल ही एक नई वैक्सीन एकदम इमरजेंसी बेसिस पे बिना नटागी के अप्रूवल के आप लेके आ गए हो। इसलिए सरकार के ऊपर यहाँ पे थोड़े से सवाल उठाए जा रहे हैं। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के अगेंस्ट यहाँ पे स्टेप हो रहा है, ऐसा ऑथर कहने की कोशिश कर रहा है। आई होप ठीक तरीके से आर्टिकल आपको समझ में आ गया हो। और चलते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ। इन सैंक्शंस रूट व्हाट द वर्ल्ड मस्ट टेक नोट ऑफ काउंटरिंग रशियाज इलीगैलिटी अगेंस्ट यूक्रेन विद मेजर्स नॉट इनग्रेन्ड इन इंटरनेशनल लॉ अमाउंट्स टू रिप्राइजल। यहाँ पे थोड़ा रशिया के फेवर में बात कर रहा होता है। कैसे बात करते हैं देखिए, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, ये नो डाउट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, ये बात बिल्कुल सही है। और यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूरोपियन यूनियन ने जितनी भी ताकत इनके पास अवेलेबल थी, जितने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस इनके पास अवेलेबल थे, ये उन्होंने रशिया के ऊपर लगा दिए। और रशिया के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। बेसिकली यहाँ पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के रिस्पेक्ट में प्रभाष रंजन ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो कनाडा ने क्या किया कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था रशिया को दे रखा था वो छीन लिया। तो WTO के अंदर मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया जाता है। आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप WTO के मेंबर हो तो WTO की जितने भी बाकी मेंबर्स हो उनको आप MFN का स्टेटस दोगे। MFN का स्टेटस मतलब कि आप कंट्रीज के बीच में बिना किसी लॉजिक के डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो मान लीजिए इंडिया है, इंडिया WTO का मेंबर है, पाकिस्तान WTO का मेंबर है, नॉर्थ कोरिया WTO का मेंबर है, और मान लीजिए कनाडा WTO का। तो इंडिया, कनाडा, ठीक है ना, आपका नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इन सब के साथ इक्वल किस्म का व्यवहार करेगा। अब ये अलग बात है कि हमारा इंडिया का कनाडा का साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो जाए। तो सेपा के अंदर जैसे हमारा एशियान के साथ है आप्टा एग्रीमेंट, एशिया पैसिफिक एशियान प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया एग्रीमेंट। तो
कुछ कंट्रीज के साथ अगर हमारे कुछ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हो गए तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत उनको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, लेकिन जिसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं है उन सब कंट्रीज के साथ हमें इक्वल बिहेव करना है। तो कनाडा को रशिया के साथ इक्वल बिहेव करना था, लेकिन कनाडा ने रशिया का MFN स्टेटस हटा दिया। उसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन और यूएस भी कुछ इस प्रकार के स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन क्या रशिया ने यहाँ पे जो यूक्रेन के अगेंस्ट किया है, ये जो वॉर किया है, क्या इसमें इंटरनेशनल लॉ के तहत आप MFN स्टेटस हटा सकते हो? इसके ऊपर सवाल उठा रहा है कौन? ऑथर। देखिए, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप ने ये बोला कि भाई WTO के जनरल काउंसिल के अंदर रशिया पार्टिसिपेट करता था डेवलप्ड कंट्रीज कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप में। तो डेवलप्ड कंट्रीज कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप जो कि WTO की एक सब यूनिट थी, उसमें रशिया पार्टिसिपेट करता था। यूरोप और यूएस ने बोला है कि चूंकि रशिया ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है तो डेवलप्ड कंट्रीज कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप में अब रशिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये भी तो मतलब जिस प्रकार से भी WTO के मैकेनिज्म के अंदर रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश कर सकती हैं वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप वगैरह और USA, वो कर रही है। लेकिन ऑथर यहां पे पॉइंट आउट करना चाह रहा है टुवर्ड्स आर्टिकल 21। ये क्या मतलब? बेसिकली ऑथर यहां पे ये बोल रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन ने यहां पे, रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ यहां पे जो भी एक्शंस लिए हैं उसमें रशिया के अगेंस्ट क्या क्या किया जा सकता है। MFN की बात की जाए, ठीक है ना, सिक्योरिटी ग्राउंड्स के ऊपर किसी दूसरे कंट्री के ऊपर ट्रेड ऑब्लिगेशंस इंपोज करने की बात की जाए तो उसके लिए केवल एक आर्टिकल है WTO के अंदर, और वो है आर्टिकल 21 ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट के आर्टिकल 21 के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई कैसे और किस प्रकार से आप किसी दूसरी कंट्री के ऊपर ट्रेड या सिक्योरिटी लिंकेजेस के आधार पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। यहां पे एसेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कनाडा ने अगर रशिया के ऊपर से MFN स्टेटस हटा दिया तो यहां पे कनाडा क्या बोलेगा कि भैया हमारा एसेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट वायलेट हो रहा था, इसलिए हमने रशिया के ऊपर से ये जो MFN हमने स्टेटस रशिया को दे रखा था वो हमने यहां पे हटा दिया। लेकिन अब कुछ बातें यहां पे क्लियर कट कही जा रही है कि भाई इंटरनेशनल लॉयर है, एक ट्रेड लॉयर मोना पिंचेस पॉल्सन, इन्होंने ये बोला है कि अगर आप आर्टिकल 21 को प्रॉपर तरीके से डेसिफर करो, 2019 में WTO के एक पैनल ने क्या बोला, इन द रशिया मेजर्स कंसर्निंग ट्रैफिक इन ट्रांजिट केस दैट डिस्प्यूट। देखिए हुआ ये था, वॉर तो अभी छुड़ा है फरवरी में, 2014 में रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला को कब्जा लिया था। जिस समय पे रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला को कब्जाया था उस समय पे रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा दिए थे, रशिया ने पलट के सैंक्शंस लगा दिए। रशिया ने बोला कि हम यूक्रेन के गुड्स को किर्गिस्तान तक नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि बीच में रशिया की टेरिटरी आती है। तो चूंकि क्रीमियन पेनिनसुला कब्जाने के बाद रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे तो रशिया ने बोल दिया कि हम यूक्रेन के गुड्स को किर्गिस्तान तक नहीं पहुंचने देंगे। पूरा मेटल पहुंचा WTO के पैनल में, और WTO के पैनल में साफ साफ WTO ने बोला कि रशिया ने ये जो क्रीमियन पेनिनसुला को कब्जाया है, इसको कब्जाने की वजह से आप आर्टिकल 21 ऑफ द गैट के अंदर रशिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा सकते। समझो बात को, WTO का पैनल खुद बोल रहा है कि भाई भले ही रशिया ने इन्वेजन करके क्रीमियन पेनिनसुला को कब्जा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रशिया के ऊपर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगेंगे। ये नहीं लिखा है आर्टिकल 21 ऑफ गैट के अंदर। जी हाँ, ऐसा WTO के पैनल ने कहा है। तो इस लॉजिक के हिसाब से रशिया ने कनाडा के ऊपर तो अटैक किया नहीं है, तो कनाडा ने ये जो MFN को वायलेट किया है, मतलब MFN कैंसिल कर दिया है रशिया का, ये भी अगेंस्ट जा सकता है किसके? कनाडा के। मतलब टेक्निकली 2014 के केस में 2019 में जो WTO पैनल ने बोला था उस हिसाब से तो कनाडा का रशिया के पास से जो MFN स्टेटस हटाना है ना, ये आर्टिकल 21 की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता। अब ये अलग बात है कि WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में चीजें पहुंच जाए और वहां पे जाके इसके ऊपर बहस हो, बट वो भी नहीं होने वाली, क्योंकि WTO की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट की बॉडी है ना, इसके अंदर जो जजेस वगैरह बैठते हैं ना, उन जजेस की अपॉइंटमेंट बहुत लंबे समय से नहीं हुई है। तो इस समय पर WTO की इफेक्टिव कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है ही नहीं, क्योंकि इसके जजेस की अपॉइंटमेंट को US ने रोक रखा है। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में ये रशिया यूक्रेन वाला मुद्दा नहीं पहुंचेगा। लेकिन 2019 में WTO की पैनल ने जो भी रूलिंग दी थी 2014 के रशिया के यूक्रेन और क्रीमिया के कब्जे को लेके, उस रिस्पेक्ट से तो अभी आर्टिकल 21 ऑफ गैट के अंदर
जो भी वेस्टर्न कंट्रीज ट्रेड सैंक्शंस लगा रही हैं रशिया के ऊपर, वो सारे के सारे ट्रेड सैंक्शंस इलीगल हो जाएंगे। कनाडा का जो एमएफएन लगाना है किसके ऊपर, आपका एमएफएन का स्टेटस हटाना है जो रशिया का, वो भी यहाँ पे इलीगल हो जाएगा। समझ गया बात को? मतलब कि आर्टिकल 21 जो कि ट्रेड और सिक्योरिटी लिंकेजेस से रिलेटेड है, आर्टिकल 21 ऑफ गैट, इस आर्टिकल 21 ऑफ गैट के अंदर रशिया का ये जो यूक्रेन इन्वेजन है, इसको वजह नहीं मानी जा सकती रशिया के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाने की। ये बात 2014 के क्रीमियन पेनिनसुला को कब्जाने के रिस्पेक्ट में भी डब्ल्यूटीओ ने बोली है। और यहाँ पे प्रभाष रंजन साहब बोल रहे हैं कि कल की डेट में मान लो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में पहुंच जाता है ये केस, तब भी मोस्ट प्रॉब्ली रशिया के इस यूक्रेन इन्वेजन के बेसिस पे ये जो एमएफएन स्टेटस हटाया है रशिया का कनाडा ने, इस स्टेप को कनाडा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं लिमिटेड चांसेस में अमेरिका जैसी कंट्रीज भी ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर को वायलेट करती हैं। तो ये नहीं हो सकता कि कोई एक कंट्री बोल रही है कि भाई हम ग्लोबल रूल बेस्ड ऑर्डर को वायलेट करेंगे और दूसरा को हम फॉलो करवाएंगे। तो आज की डेट में यूके हो गया, यूएसए हो गया, यूरोप जैसी कंट्रीज हो गई, ये खड़े होकर रशिया को अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश कर रही हैं, डब्ल्यूटीओ में रशिया को आइसोलेट कर रही हैं, डब्ल्यूटीओ के अंदर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रही हैं। लेकिन क्या ये कंट्रीज पूरी तरीके से डब्ल्यूटीओ के सारे लॉज मानती हैं? ऑब्वियस सी बात है नहीं। तो जब ये कंट्रीज खुद डब्ल्यूटीओ के सारे लॉज नहीं मानती, तो ये रशियन एक्शंस की इलीगैलिटी को स्थापित करके पूरी दुनिया में मॉरल, आप कह लो अच्छे होने का चोंगा लेके कैसे चल सकती हैं? तो प्रभाष रंजन साहब जो कि प्रोफेसर हैं और वाइस डीन है जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि रशिया का ये जो यूक्रेन इन्वेजन है, इसको एक लिमिट से ज्यादा पनिश नहीं किया जा सकता डब्ल्यूटीओ के अंदर। डब्ल्यूटीओ का ये जो आर्टिकल 21 ऑफ गैट है, इसके अंदर रशिया के ऊपर एक लिमिट से ज्यादा ट्रेड सैंक्शंस नहीं लगाए जा सकते। तो कनाडा ने जो एमएफएन का स्टेटस हटाया है, यूएस ये जो इनफॉर्मल ग्रुपिंग से रशिया को निकालने पे आमादा है, ये सारे स्टेप्स इलीगल हो जाएंगे क्योंकि ये कंट्रीज खुद डब्ल्यूटीओ के सारे प्रिंसिपल्स को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करती। तो जब आप खुद फॉलो नहीं करते हो तो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा के खुद मॉरलिटी का चोंगा नहीं पहुंच सकते, नहीं पहन सकते। तो ये था एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको इस पर्टिकुलर एनालिसिस में कुछ सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जरूर जाना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई होप आपको मजा आ रहा हो इस प्रकार के लेक्चर्स में। वीडियो थोड़ी लेट हुई, जल्दी लाने की कोशिश करूंगा आगे से। हैव अ ग्रेट डिफरेंस, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए।